वेलकम। इस बार हम डिस्कस करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में, यानी कि औरंगजेब के बाद जितने मुगल शासक हुए उनके बारे में। सो लेट्स आउटलाइन दिस। उत्तर मुगल काल। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का लगभग पतन हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा, दायरा, राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ता गया। साथ ही औरंगजेब के बाद स्थानीय शासकों का उदय तेजी से हुआ, जो औरंगजेब के अत्याचारों के बाद स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थे, जैसे कि मराठा, आंध्र और कन्नड़। औरंगजेब के बाद मुगल शासक निम्नलिखित हुए: बहादुर शाह एक, जहांदर शाह, फारूक शियार, रफ़ी उद दराजत, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर, शाह आलम दो, अकबर दो, बहादुर दो। ये सभी औरंगजेब के बाद के मुगल शासक हुए। औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 में हुई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल सल्तनत में 21 सूबे थे। औरंगजेब का सबसे छोटा बेटा अकबर था। अकबर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है। औरंगजेब के द्वारा हमले से अकबर दक्कन की ओर भाग जाता है। अकबर भागकर ईरान चला जाता है और वहां 1706 में उसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब अपनी वसीयत में अपनी सल्तनत को अपने 3 बेटों मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श में बांटता है। औरंगजेब की मौत के समय मुअज़्ज़म काबुल और पंजाब का गवर्नर था, आज़म मालवा और गुजरात का गवर्नर था, कामबख्श दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब के बाद उसके सभी बेटों में अगला मुगल शासक बनने की होड़ शुरू हो जाती है। मुअज़्ज़म आगरा आ जाता है और आगरा के किले पर कब्जा कर लेता है। वह 25 करोड़ रुपए अपनी गिरफ्त में ले लेता है और बहादुर शाह एक की उपाधि के साथ खुद को अगला मुगल शासक घोषित कर देता है। इसके बाद आज़म अहमदनगर की ओर चला जाता है और वहां पर अपने आप को अगला शासक घोषित कर देता है। कामबख्श भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, कुछ अहम जगहें जीतकर, जैसे कि गुलबर्ग और हैदराबाद। मुअज़्ज़म दोनों भाइयों को युद्ध में हरा देता है। आज़म को जजाऊ के युद्ध में 1707 और कामबख्श को हैदराबाद के निकट 1708 में। मुअज़्ज़म की जीत होती है और वह अगला मुगल शासक बहादुर शाह एक की उपाधि के साथ बनता है। मुअज़्ज़म का दूसरा नाम शाह आलम एक भी था। मुअज़्ज़म यानी कि बहादुर शाह एक, शाह ए बेखबर, जिनका शासन 1707 से 1712 के बीच हुआ। 65 साल की वृद्धावस्था में मुअज़्ज़म अगला मुगल शासक बनता है। शासक बनने के बाद मुअज़्ज़म संभाजी के बड़े बेटे साहू को कैद से छोड़ देता है। इसका असर यह होता है कि मराठाओं का नेतृत्व कर रही ताराबाई और साहू के बीच नेतृत्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। मुअज़्ज़म शासक बनने के बाद जजिया कर को हटा देता है। मुअज़्ज़म राजपूत राजाओं जैसे कि आमेर के जयसिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह के साथ दोस्ताना रिश्ता रखता है। मुअज़्ज़म के गुरु गोविंद सिंह के साथ मधुर संबंध रहे और गुरु गोविंद सिंह को ऊंचे मनसब दिए गए, परंतु 1708 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद सिखों के साथ संबंध तल्ख होते गए। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने अपने हाथों में लिया। सरहिंद के गवर्नर वजीर खान को हराया। मुगल सेना ने बंदा बहादुर को लोहगढ़ में हराया, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। बाद में इस किले को 1712 में सिखों ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। बहादुर शाह ने सहारनपुर को अपने कब्जे में लिया। सतलज और जमुना के बीच की भूमि सिखों के हाथ में चली गई। बहादुर शाह ने जाट और बुंदेला नेतृत्व से अच्छे संबंध रखे। बहादुर शाह की मृत्यु 1712 में लाहौर में हुई और इनको मोती मस्जिद, जो कि मेहरौली में स्थित है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के निकट दफनाया गया। बहादुर शाह की मौत के बाद मुगल शासक बनने की होड़ फिर चालू हुई, परंतु इस बार मुगल दरबार के सलाहकार भी द्वंद्व में शामिल हो गए, क्योंकि उनकी शक्तियां बढ़ गई थीं। सलाहकार अपने ज़रूरतों के हिसाब से यह तय करने लगे कि अगला मुगल शासक कौन बनेगा। जहांदर शाह 1712 से 1713। बहादुर शाह एक की संतानें जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, जहान शाह, बुलंद अख्तर। अगला मुगल शासक बनने की लड़ाई में जहांदर शाह मुगल सलाहकार जुल्फिकार खान की मदद से विजयी होता है। जहांदर शाह एक कमज़ोर शासक था, जिसका बर्ताव औरतों जैसा था और नैतिकता की कमी थी। जहांदर शाह अपनी पसंदीदा बेगम लाल कुंवर पर अति समर्पित था। इसी कारण उसने लाल कुंवर के रिश्तेदारों को ऊंचे ओहदे दिए। असल में शासन जुल्फिकार खान के हाथों में था, जिसे वजीर बनाया गया। जुल्फिकार खान ने राजपूतों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखे। आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा सवाई राजा की उपाधि दी गई और मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई और उन्हें गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। जहांदर शाह ने चौथ, सरदेशमुखी करों को भी इजाजत दी, इस शर्त पर कि इन्हें इकट्ठा करने का काम मुगल अधिकारी करेंगे और बाद में इसे मराठा अधिकारियों के हाथों में दिया जाएगा। जागीरों की बढ़त पर भी ध्यान दिया गया और इजरा या राजस्व खेती को बढ़ावा दिया गया। इजरा या राजस्व खेती
इस व्यवस्था में एग्रीमेंट के तहत सरकार को एक राशि एक नियमित समय में दी जानी थी। इजरा को इकट्ठा करने का काम जिन अधिकारियों को मिला था वह स्वतंत्र थे कि वह खेतीहारों से कितना धन लेते हैं। खेतीहारों से धन लेने का काम मध्यस्थ अधिकारी करते थे और वह उनसे धन लेने के बाद प्रशासन को 9/10 हिस्सा मुगल प्रशासन को देते थे और बचा हुआ 1/10 हिस्सा अपने पास राजस्व इकट्ठा करने की कीमत के रूप में रखते थे। इस व्यवस्था में इजरादार के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं जाता था और इस तरह वे जमींदारों से अलग थे, वह केवल एक मध्यस्थ थे। इजरा व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित थी, फिर बाद में शेर शाह सूरी और अकबर के समय यह प्रचलन से बाहर हो गई। जहांगीर के समय इसे फिर व्यवस्था में लाया गया। जहांगीर शाह का आखिरी समय। जहांगीर शाह को उसके भतीजे फारूक शियार ने 1713 में हराया, जो कि आजम उस शान का बेटा था। फरवरी 1713 में जहांगीर शाह की मृत्यु हो जाती है और उसे हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया जाता है। फारूक शियार 1713 से 1719। फारूक एक कमजोर व्यक्तित्व का क्रूर व्यक्ति था। इसने सैयद बंधुओं की मदद से मुगल ताज हथिया लिया। सैयद बंधु यानी कि अब्दुल्ला खान और हुसैन अली बरू। अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया गया और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया गया। समय के साथ साथ सैयद बंधुओं का प्रभुत्व मुगल सल्तनत में बढ़ने लगा। इस कारण सैयद बंधुओं की दुश्मनी दूसरे सलाहकारों से होने लगी। इस समय तक मुगल दरबार में 4 प्रकार के सलाहकार मौजूद थे। तुर्रानी सलाहकार जो कि मध्य एशिया के क्षेत्र से थे, वह सुन्नी मुस्लिम थे। ईरानी सलाहकार जो कि पूर्वी और पश्चिमी ईरान से थे, यह शिया मुस्लिम थे। अफगान सलाहकार यह अफगानिस्तान के क्षेत्रों से थे, यह रोहिल्ला कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और सुन्नी मुस्लिम थे। हिंदुस्तानी सलाहकार यह वे मुस्लिम थे जो भारत में बस चुके थे कई पीढ़ियों से। सैयद बंधुओं ने 1713 में जजिया कर को हटाया और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति मुगल सल्तनत में अपनाई। फारूक शियार का नेतृत्व उसके पसंदीदा सलाहकार मीर जुमला और खान दुरान खान कर रहे थे। 1716 में बंदा बहादुर और उसके सहयोगियों को मौत की सजा दी जाती है। फारूक एक कमजोर व्यक्तित्व का शासक था, परंतु शासन पर पूरा नियंत्रण चाहता था। वहीं दूसरी ओर सैयद बंधु शासन पर पूरी तरह अपना नियंत्रण चाहते थे। इसी कारण फारूक शियार ने कई बार षड्यंत्र किए सैयद बंधुओं को मारने के लिए। कुछ समय बाद फारूक शियार की हत्या करवा दी जाती है बालाजी विश्वनाथ और उसके सहयोगियों की मदद से अप्रैल 1719 में, और उसे हुमायूं के मकबरे में ही दफना दिया जाता है। इसके बाद मुगल शासक बनाया जाता है रफ़ी उद रजत को, परंतु उसकी जल्दी ही जून 1719 में मौत हो जाती है। इसके बाद मुगल शासक बनाया जाता है रफ़ी उद दौला को, जिसका दूसरा नाम शाहजहां II भी है। इनकी भी मौत जल्द ही सितंबर 1719 में हो जाती है। यह दोनों ही सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली थे। इसके बाद मुगल शासक बनते हैं रोशन अख्तर। रोशन अख्तर या दूसरा नाम कहें तो मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका शासन 1719 से 1748 तक रहा। 1720 में जजिया कर को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। रोशन अख्तर भी सैयद बंधुओं की कड़ी निगरानी में अगला शासक बनता है। बाद में रोशन अख्तर सैयद बंधुओं को मुगल दरबार से हटाने में निज़ाम उल मुल्क तुर्रानी सलाहकार और दूसरे सलाहकारों की मदद से कामयाब होता है। 1722 में निज़ाम उल मुल्क को वजीर बनाया जाता है, परंतु वह यह पद 1724 में छोड़ देता है और दक्कन लौट जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में उर्दू को मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा के रूप में पहचान मिलती है और वह फारसी को हटा देती है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कव्वाली को मुगल दरबार में फिर से शामिल किया जाता है और उसके बाद यह पूरे दक्षिण एशिया में फैल जाती है। मुगल दरबार में पहने जाने वाले तुर्की वेशभूषा की जगह अब शेरवानी ले लेती है। मोहम्मद शाह रंगीला ने कला को सराहा और कई कलाकारों को मुगल दरबार में लाया, जैसे कि निधामल और चित्रामान। संगीतकारों को भी मुगल दरबार में लाया गया, जैसे कि नियामक खान, फिरोज खान। मोहम्मद शाह रंगीला कला के प्रति एक उदार शासक था, परंतु प्रशासनिक स्तर पर वह उतना काबिल नहीं था। 1739 में नादिर शाह का हमला और 1748 में अहमद शाह अब्दाली का हमला मोहम्मद शाह रंगीला के शासन के दौरान ही हुए। मोहम्मद शाह रंगीला के कमजोर प्रशासन के कारण कई भारतीय राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, जैसे कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में सादत खान, बुरहान मुल्क, हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क, फर्रुखाबाद में बंगाश नवाब। कोकीजू मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मौजूद एक महिला थी, जिस पर मोहम्मद शाह को बड़ा यकीन था। उन्होंने कोकीजू को जरूरी दस्तावेजों पर मुगल मोहर लगाने की जिम्मेदारी दी। उसके चारों भाइयों को मुगल दरबार में ऊंचे पद दिए। इस बात का फायदा उठाकर कोकीजू और उसके साथियों ने 13 सालों तक मुगल खजाने को लूटा। मोहम्मद शाह का ज्यादातर समय जानवरों को लड़ते हुए देखने में, शराब में और महिलाओं के साथ बीतता था। इसी कारण उसका नाम रंगीला पड़ गया। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु 1748 में हो जाती है। इसके बाद मुगल शासक अहमद शाह बनता है। अहमद शाह 1748 से 1754।
अहमद शाह मोहम्मद शाह का बेटा था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद राज्य की शक्ति उनकी पत्नी और अहमद शाह की मां ऊधम बाई के हाथों में आ जाती है। ऊधम बाई ने गैर जिम्मेदाराना लोगों को भी पैसे देकर ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। अहमद शाह ने भी कई मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए, जैसे कि पंजाब और कश्मीर के सूबेदार 2 और 1 साल के बच्चों को बना दिया। बाद में मोहम्मद शाह को अंधा कर कैद में डाल दिया जाता है। इसके बाद शासक बनते हैं अजीजुद्दीन या आलमगीर 2 1754 से 1759। यह जहांगीर शाह का बेटा था जो कि 55 साल की उम्र में मुगल शासक बना। यह निजाम उल मुल्क के पोते इमाद उल मुल्क के हाथों की कठपुतली बनता है। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच इसी के शासनकाल में हुआ। षड्यंत्र करके नवंबर 1759 में इसकी हत्या करवा दी जाती है। इसके बाद शासक बनते हैं अली गौहर या शाह आलम 2 1759 से 1806। यह आलमगीर 2 का बेटा था। अपने पिता की मृत्यु के समय यह बिहार में नियुक्त था। अगला शासक घोषित होने के बाद भी शाह आलम 2 दिल्ली पर शासन करने अगले 12 सालों तक भी नहीं आता है। इसके बाद मराठा राजा माधवजी सिंधिया शाह आलम 2 को दिल्ली लाते हैं 1772 में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में इसी के शासनकाल में हुआ। शाह आलम 2 की हार 1764 में बक्सर के युद्ध में हो जाती है और यह इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करता है। इलाहाबाद की संधि में शाह आलम 2 बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी हक जॉन कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। 1788 में गुलाम कादिर मुगल महल में आकर तोड़फोड़ करता है और शाह आलम 2 को अंधा कर देता है। इसके बाद वह बिदर वक्त को मुगल शासक बना देता है। मराठा गुलाम कादिर को मारने के बाद वापस शाह आलम 2 को उसकी कैद से आज़ाद करवा देते हैं। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली पर कब्जा कर लेती है और शाह आलम 2 को गुलाम बना लेती है। 1806 में शाह आलम 2 की मृत्यु हो जाती है। शाह आलम को कैदी बनाए जाने के बाद मुख्यतः प्रशासनिक शक्तियां ब्रिटिश शासन के हाथों में आ जाती हैं। इसके बाद मुगल शासक बनते हैं अकबर 2 1806 से 1837। यह शाह आलम 2 का बेटा था। यह पहला मुगल शासक था जो अंग्रेजों की कैद में रहते हुए मुगल शासक बना। इसी के शासनकाल में राम मोहन रॉय ब्रिटेन गए थे यह सुनिश्चित करने कि विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया सती विरोध कानून बदला ना जाए। राम मोहन रॉय ने ब्रिटेन के राजा विलियम 4 से गुहार की थी कि मुगल शासक का सालाना भत्ता 30,000 पाउंड से बढ़ाया जाए। 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु ब्रिस्टल में हो जाती है। 1837 में अकबर 2 की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह 2 या बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। बहादुर शाह जफर को कविताएं लिखने का शौक था और वह जफर नाम के साथ कविताएं लिखते थे। यह 19वें और आखिरी मुगल शासक हुए। इनकी माता लाल बाई थी। 1857 के समय इन्हें विद्रोहियों के द्वारा भारत का शासक घोषित किया गया। इस विद्रोह को बड़ी ही क्रूरता के साथ अंग्रेजों ने दबा दिया और बहादुर शाह को उनके बेटों के साथ, जिसमें थे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान, उनके पोते मिर्जा अबू बकर, उनकी पत्नी जीनत महल को बंदी बना लिया गया विलियम हडसन के द्वारा। कार्यवाही चलने के बाद बहादुर शाह 2 को उनकी पत्नी जीनत महल और दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ रंगून भेज दिया गया लेफ्टिनेंट ओमन्ने के आदेश पर। इनकी मृत्यु नवंबर 1862 में रंगून में हो जाती है और इन्हें यांगून नाम की जगह दफना दिया जाता है। यहाँ पर मुगल सल्तनत का अंत हो जाता है भारत के इतिहास में। मुगल सल्तनत के पतन के कारण, यानी क्या वो कारण रहे जिसके बाद औरंगजेब के बाद लगातार मुगल सल्तनत का प्रभुत्व घटता गया और अंत में जाकर 1857 के बाद मुगल सल्तनत का अंत हो गया भारत के इतिहास में। जो महत्वपूर्ण कारण रहे वो कुछ इस प्रकार हैं। औरंगजेब के द्वारा लाई गई कट्टर धार्मिक नीतियाँ, औरंगजेब के द्वारा अमल की गई दक्कन नीति, मुगल सल्तनत का क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा हो गया था संभाल पाने के लिए, औरंगजेब के बाद आए अकुशल कमज़ोर मुगल शासक, उत्तराधिकारी चुनने के लिए कोई स्पष्ट कानून का ना होना जिसके कारण किसी शासक के बेटे आपस में ही लड़कर अगला शासक बनने की कोशिश किया करते थे। बड़े स्तर पर मुगल प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार, मुगल सलाहकारों में आपसी प्रभुत्व को लेकर फूट और उनकी कार्यकुशलता में गिरावट, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का हमला, मुगलों का जल सेना की ओर ध्यान ना देना, मराठा शक्ति का उदय, मुगलों का आधुनिक हथियारों की तरफ ध्यान ना देना, समय के साथ साथ मुगलों का चरित्र और उनका व्यक्तित्व में बदलाव ना ला पाना, ये अहम कारण रहे कि औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का लगातार पतन होता गया भारतीय इतिहास में। सो यहाँ हमने जाना मुगल सल्तनत के बारे में, बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक। एंड हेयर वी हैव जस्ट आउटलाइंड मुगल सल्तनत। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे के लिए आपको कौन से टॉपिक्स देखने हैं या आप चाहते हैं मैं उन पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।